हम एक बार फिर मौजूद हैं अदबी नशिस्तें में। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं वो है तिलस्म होश अफ़ज़ा। आइए देखते हैं इस किताब में क्या तिलस्म। आज हम जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसके मुसन्निफ हैं इशफाक अहमद साहब। और इशफाक अहमद साहब के बारे में हर शख्स जानता है कि वो उनकी जितनी भी तहरीरें हैं, उनके रेडियो प्रोग्राम या टेलीविज़न प्रोग्राम, तो अपनी तमाम अदबी और इल्मी काविशों में वो हमें एक सूफ़ी के तौर पर नज़र आते हैं या एक तसव्वुफ़ पसंद इंसान के तौर पर नज़र आते हैं। तिलिस्म होश अफ़ज़ा, और इस पर बात करने की जो एक वजह है वो है इसके सरवर्क के ऊपर एक नाम के नीचे लिखा हुआ है साइंस फिक्शन। एक ऐसा शख्स जिसकी शनाख्त एक सूफी के तौर पर होती है और वो एक किताब लिखता है साइंस फिक्शन के नाम से, तो हम देखते हैं कि इस किताब में कितनी साइंस है और कितना तसव्वुफ है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि इस किताब को इस तनाजुर में हम देखें। और यहाँ एक और बात मैं वाज़ेह कर दूं कि इसमें हरगिज़ भी साइंस और तसव्वुफ का ना कोई मवाजना किया जा रहा है और ना ही कोई मुकाबला किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं इनकी अलग अलग डोमेन है, इनके खित्ते अलग हैं, दोनों का अपना अपना वो है तरीकाकार है। साइंस जो है वो मादी दुनिया के साथ ताल्लुक है उसका, और जो तसव्वुफ है उसका रूहानी दुनिया के साथ या रूहानी जिंदगी के साथ उसका ताल्लुक है। तो हम बिल्कुल भी इसमें कोई मवाजना या मुकाबला ये इस तरीके से एक मुकाबले की फजा नहीं कायम करना चाह रहे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये वाकई में साइंस फिक्शन है भी या नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ मजमूई तौर पर जो साइंस है वो बिल्कुल अब हम देखते हैं कि या तो नज़रअंदाज की जा रही है या नज़रअंदाज है। बिल्कुल उसके ना होने के बराबर हमारे मुआशरे में साइंस का किरदार नजर आता है। अगर आप लैपटॉप, टेलीविजन, मोबाइल या इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उनको देखकर अगर आप कहते हैं कि हमारे यहाँ भी साइंस मौजूद है, तो मेरे ख्याल में फिर आप गलत समझते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का सारिफ होना और साइंस ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। और वैसे भी टेक्नोलॉजी साइंस का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं ये भी यहाँ वाज़ेह कर दूं कि साइंस से हरगिज मैं यहाँ मुराद नहीं लूंगा कि इजादात, दरियाफ्तें, बल्कि साइंसी रवैये की बात कर रहे हैं। और चूंकि साइंस इल्मी तौर पर हमारे यहाँ उसका काफी फुकदान है, तो इस तनाजुर में अगर एक फिक्शन राइटर, उर्दू का एक फिक्शन राइटर साइंस फिक्शन के नाम से कुछ लिखता है, तो हम देखते हैं कि आया कि वो वाकई में साइंस को पेश कर रहे हैं या साइंस के लबादे में या साइंस के उसमें किसी और चीज को पेश किया जा रहा है। इशफाक अहमद साहब के अफसानों पर, ये अफसानों की किताब है बुनियादी तौर पर। कुछ अफसानों पर हम बात करेंगे तो उससे पूरी किताब का एक जो आप कह सकते हैं मिजाज, उसका जायका पता चल जाएगा आपको। तो उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा साइंस फिक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि साइंस फिक्शन क्या होती है। ऐसा फिक्शन जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से एक तस्वुराती मुस्तकबिल पेश किया जाता है कि आने वाले वक्त में इजादात कैसी होंगी, आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी क्या होगी, और फिर इन इजादात और टेक्नोलॉजी का माहौल पर और इंसानी समाज पर क्या असर पड़ेगा, और इंसान का टाइम एंड स्पेस में सफर करना, और ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। अगर मैं अपनी बात को वाज़ेह नहीं कर पाया तो मैं कुछ ऐसे साइंस फिक्शन शाहकारों का नाम लूंगा जिनसे और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ एक आम कारी भी उनको इस चीज को समझ जाएगा, क्योंकि मगरब में लिखे जाने वाले ये नॉवल या ये फिक्शन जो है, इन पर अब हॉलीवुड ने फिल्में भी बनाई हैं, जैसे ड्यून, द थ्री बॉडी प्रॉब्लम, टाइम मशीन, इंटरस्टेलर, 2001 स्पेस ओडेसी, और भी इस तरह की अनगिनत आपने फिल्में भी देखी होंगी, और ये सारी की सारी किताबें भी मौजूद हैं। तो जिस साइंस फिक्शन की हमने बात की है या जिसको हम साइंस समझते हैं और जो साइंस होनी चाहिए, आया कि वो चीजें इन अफसानों में भी है या नहीं। एक अफसाना है यहाँ पर कसास के नाम से। ये दो चचेरे भाई हैं जो अपनी लैंड रोवर पर जा रहे हैं, लाहौर की तरफ सफर कर रहे हैं, और इस सफर के दौरान वो वक्त और रास्ता काटने के लिए आप एक दूसरे को एक कहानी सुना रहे हैं एक शख्स की कि जिसे कत्ल कर दिया गया और किस तरह से उस शख्स की घोड़ी ने बाद में अपने मालिक का बदला लिया। तो मेरे ख्याल में ये कहानी बड़ी जानी बुझी सी कहानी है।
घोड़े और इंसान का ताल्लुक, कुत्ते और इंसान का ताल्लुक है, किस तरह से जानवर और इंसानों के दरमियान जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, वो हम आहंग हो जाते हैं, और उनके तनाजुर में फिर किस तरीके से जानवर अपने मालिकों के साथ वफादार होते हैं और कैसे उनके काम आते हैं। यहाँ पर फिर वही कहानी वो बयान की जा रही होती है। अब वो ये जो दो चचेरे भाई हैं, उनकी मुख्तलिफ लोगों से दुश्मनियां भी हैं, और वो कहानी इसी दौरान, सफर के दौरान उन पर हमला होता है और वो मारे जाते हैं। जिस तरह से वो एक दूसरे को कहानी सुना रहे थे कि उस कहानी का जो हीरो होता है वो भी अपनी घोड़ी पर सवार होकर कहीं जा रहा होता है और वो भी रास्ते में मारा जाता है, तो बाद में वो घोड़ी उसका उनका इंतकाम लेती है। इसी तरीके से यहाँ इस कहानी में भी इशफाक अहमद साहब ये दिखाते हैं कि वो भाई दोनों मारे जाते हैं और बाद में उनकी जो जीप है या उनकी लैंड रोवर गाड़ी है वो उनका बदला लेती है। मेरे ख्याल में इस चीज को सुनकर शायद सुनने वालों के जहन में एक इंडियन फिल्म आ रही होगी, अजय देवगन साहब की टार्जन के नाम से एक फिल्म आई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये है कि वो ये कहानी हो या टार्जन फिल्म हो, तो इन दोनों में अगर घोड़े की जगह पर गाड़ी इंतकाम ले रही है तो ये साइंस फिक्शन हम इसको नहीं कह सकते। बस ये है कि घोड़े की जगह पर गाड़ी को रख दिया गया है। अब तक की हमारी जो अपनी अपना तजर्बा है, हमारा अपने आप कह लें कि मुशाहिदा है, और साइंस की बुनियाद पर मशीन को सबसे पहले इंसान ने कंडेम भी इसलिए किया था कि मशीन के अंदर एहसासात और जज्बात नहीं होते। हाँ, अलबत्ता इस कहानी के तनाजुर में ये एक अच्छी बात है कि इशफाक साहब ने मशीन की बुराई नहीं की है, जिस तरह से एक चाल चलन होता है, और बिलखसूस ऐसे तबके में जिसका साथ इशफाक साहब का ताल्लुक था, उन्होंने मशीन की बुराई नहीं की है, लेकिन उन्होंने मशीन के अंदर वो जानवरों वाले एहसासात, जज्बात डाल दिए हैं जो कि साइंसी लिहाज से मैं कहता हूँ कि अभी तक हमारे लिए वो काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह से एक और कहानी है यहाँ पर, मलिक सोनी के नाम से, वहां पर एक मियाँ बीवी जोड़े की कहानी है कि कैसे बीवी अपने शौहर के साथ बेवफाई करती है, और उसकी बेवफाई के इन मनाजिर को शौहर का जो वीसीआर होता है वो रिकॉर्ड कर लेता है, और बाद में अपने मालिक को वो वीसीआर, वो वीडियो दिखाकर उसकी बीवी का भांडा फोड़ देता है। यहाँ पर मुझे एक किताब याद आ रही है तोता कहानी के नाम से। तो ये पुरानी कहानियां हैं जिसमें एक तोता इसी तरह से अपनी मालकिन को बेवफाई से बचाने के लिए इखलाकी कहानियां सुनाता है, और बिलाखिर अपनी मालिक के आने तक अपने मालकिन को रोके रखता है, और फिर किस तरीके से अपनी मालकिन का भांडा फोड़ देता है। तो इशफाक साहब के अफसाने को देखें तो ये उसी कहानी का एक जदीद रूप नजर आता है। यहाँ पर तोते की जगह पर हमें वीसीआर नजर आता है। बात करते हैं अगर साइंस फिक्शन के तनाजुर में, तो वीसीआर रिकॉर्ड की हुई चीजों को चलाता था, जिसकी जगह बाद में सीडी प्लेयर ने ली, और बाद में डिस्क ने, और अब तो ये सारी चीजें भी नापायद हो चुकी। यहाँ पर अब फिर देखें कि मशीन को फिर जोड़ दिया गया तोते के साथ, आप कह लें कुत्ते के साथ कह लें, कि उसके अंदर भी वही जानदारों वाले जज्बात जोड़ दिए गए कि वो किस तरीके से अपने मालिक का वफादार है और किस तरीके से अपने मालकिन का भांडा फोड़ता है। तो ये दोनों कहानियां अगर हम बात करें कसास की या सोनी वाली कहानी की, तो दोनों में हमें नो ये कहानियां बहुत अच्छी हैं, इनमें एहसासात, जज्बात, इखलाकियात, ये सारे दर्स हमें मिलते हैं। लेकिन वो जो चीज जिसका दावा किया जा रहा है साइंस फिक्शन के उन्वान से, और हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ पर पहले ही साइंस की हालत बड़ी नाजुक है, फिर साइंस को इस तरीके से पेश करना, तो ये दोनों कहानियां मेरे ख्याल में साइंसी म्यार पर उस तरीके से पूरी नहीं उतरती। यहाँ पर एक और कहानी है, छः छिक्का 32। हम सब जानते हैं कि छः छिक्का 36 होता है। एक प्रोफेसर होता है रियाजी का जो एक नया फार्मूला बनाता है या घड़ता है कि छः छः को वो 32 में, वो बजाय 36 के वो उसके मुताबिक वो 32 बनते हैं, और फिर उस प्रोफेसर को गुम कर दिया जाता है या उसको पकड़ कर ले जाते हैं। ये कहानी मुझे वैसे अच्छी लगी है, जिस तरीके से एक सरमायादाराना निजाम के अंदर एक मुआशी जो जाल है मंडियों का, और हर चीज के ऊपर एक कैपिटलिज्म ने
نفع اور نقصان کا انسان کو بھی ایک پروڈکٹ بنا کر رکھ دیا، تو اس میں اگر اس نظام کو ڈیفینیٹلی سے اس افسانے میں بنیادی طور پر اشفاق صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو معاشی نظام، جو کچھ قوانین قواعد معاشیات کے ریاضی کے حساب کتاب جو چل رہا ہے، تو اگر اس میں کوئی بھی تھوڑی بہت تبدیلی لانا چاہے گا، اس حساب کو گڑبڑ کرنا چاہے گا، تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور افسانہ ہے سعید جونیئر کے نام سے، یہ کردار ہے سعید کا، جو کہ جس کا باپ امام مسجد ہے، اور وہ جو سعید ہے وہ دنیاوی ترقی کرنا چاہتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیاہ و سفید کاموں کے ذریعے دنیاوی ترقی بھی حاصل کر لیتا ہے، اور اسے شوق ہوتا ہے لاٹریاں خریدنے کا، انعامی بانڈز خریدنے کا۔ اب اس کی لاٹری لگ جائے، اس کا انعامی بانڈ لگ جائے، تو اس کے لیے وہ وظیفے پڑھتا ہے تاکہ ان وظائف کی مدد سے وہ اپنے انعام جیت سکے۔ تو ان وظائف کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہمزاد جاگ جاتا ہے سعید جونیئر کے نام سے۔ اب جب اس کا ہمزاد آتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ ان ذکر اذکار سے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ تم یہ انعام جیت سکو۔ تو وہ پھر اس کو اخلاقی درس دیتا ہے، اور دنیاوی ترقی اور مادیت ان ساری چیزوں کے خلاف وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخر میں جو سعید ہے وہ اخبار میں اشتہار دیتا ہے کہ میرا سعید جونیئر سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے میں نے اس کو اپنی ذات سے، اپنے آس پاس ہر چیز سے آگ کر دیا ہے۔ تو اس کہانی میں ہمیں یہ درس ضرور ملتا ہے کہ انسان جب مادیت پرست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اخلاقیات اور دوسری ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اور وہ ذکر اذکار بھی کرتا ہے یا خدا کا نام بھی لیتا ہے تو صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اس سے زیادہ اس کے نظر میں اور کوئی چیز اہم نہیں ہوتی۔ لیکن پھر ایک بار وہی بات کہ یہاں پر بھی ہمیں کہیں سے بھی سائنس نظر نہیں آ رہی۔ اور یہاں افسانہ ہے آخری حملہ، اس میں ایک بچی ہے بیمار ہے، اور اس بچی کے اندر سے کہانی پیش کی جا رہی ہے کہ اس بچی کے اندر کیسے بیماری کے جراثیم اور وائٹ بلڈ سیلز آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیل جو ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر مدافعتی نظام پیدا کرتے ہیں، تو ہم جو دوائیں پیتے ہیں عموماً اپنے اسی مدافعتی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے، تاکہ وہ بیماری کے جو جراثیم ہیں ان سے اچھی طریقے سے مقابلہ کر سکے۔ تو اس افسانے کا اختتام پہلے ایک پوری ڈرامائی کیفیت ہے کہ کس طریقے سے سیلز اور جراثیم کے درمیان جنگ چل رہی ہے، تو آخر میں پھر وائٹ بلڈ سیلز کس طریقے سے جنگ جیتتے ہیں کہ اس بچی کو دم کیا ہوا پانی پلایا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے جتنی بھی کہانیاں دیکھی ہیں ان سب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ روحانی پہلو ہے، ایک تصوف کے حوالے سے آپ کہہ لیں، روحانیت کے حوالے سے کہہ لیں، سائنس کا ان کے ساتھ کوئی ہمیں رشتہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اسی کہانی کو دیکھیں بطور ایک مسلمان، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان ہے کہ قرآن مجید یا اس طرح کے جتنے بھی مذہبی متن ہے ان میں ایک تاثیر ہے، ان میں ایک اثر ہے، اور وہ ہم ایک دوسرے کے اوپر دم درود پڑھتے بھی ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اور تعویذ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی سائنس ان چیزوں کی قائل نہیں ہے۔ اور یہ دم کیا ہوئے پانی سے وائٹ بلڈ سیلز کو طاقت کا ملنا اور بیماری کا شکست کھا جانا، یہ کہانی روحانی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کا یہ پہلو تو سٹرونگ ہے، لیکن پھر وہی بات کہ سائنسی پہلو اس کا بھی کمزور نظر آ رہا۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو اس کے ڈر سے کچھ کہانیوں کا وہ کیا ہے۔ آخر میں جو یہاں اس کتاب کی بڑی طویل کہانی ہے، کوٹ ودو پاور ہاؤس، ایک گاؤں کے اندر جو ایک آرگینک سی وہاں پر آپ کہہ لیں کہ انوائرمنٹ ہے، لوگوں کے درمیان گہرا پیار محبت ہے، گہرا تعلق ہے ان کے درمیان، لوگ ایک دوسرے سے خلوص ہی خلوص ہے، پیار ہی پیار، یعنی ایک یوٹوپیا دکھایا گیا، ایک مثالی گاؤں دکھایا گیا ہے کہ جہاں پر نفرت یا برے جذبات ان کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر ایک آپ کہہ لیں کہ نہری محکمے کا ایک انجینئر جب یہ ساری فضا دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے آپسی محبت اور خلوص کی وجہ سے یہ پورا گاؤں چارج ہو چکا ہے، اور اس چارج جو انرجی ان کی محبت سے پیدا ہو رہی ہے، تو اس کی مدد سے یہاں پر ایک بجلی گھر بنایا جا سکتا ہے، نہ صرف وہ اس گاؤں کی بجلی پوری کرے گا بلکہ
साथ वाले और भी कई गांव हैं, उनको भी ये बिजली फराहम कर सकता है। तो फिर वो बिजली घर बनाता है, और वो बिजली घर किससे बनता है? वो उस गांव के लोगों की आपस में प्यार मोहब्बत से, उनके एहसास और जज्बात, उनके खलूस की एनर्जी से। तो आगे साना निगार हमें बताता है कि किस तरीके से फिर जदीद दुनिया के साइंसदान हैरान होकर तहकीक करने आते हैं कि भला किसी मादी वसाइल को इस्तेमाल किए बगैर रूहानी तरीके से किस तरह से बिजली पैदा की जा रही है। और फिर आखिर में अफसाना जहाँ पर खत्म होता है वो यहाँ पर के वहां पर दो लोग आपस में बहस मुबहसे पर, तो दोनों दोस्त होते हैं, दोनों उस्ताद होते हैं, उनके दरमियान इस चीज पर बहस जारी हो जाती है कि मोहब्बत की तरह नफरत या गुस्सा या इस तरह के जो बुरे जज्बात हैं वो भी इंसान के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने अच्छे जज्बात जरूरी हैं। तो उनके दिमागों में तशकीक पैदा होती है, शक पैदा होता है, सवाल पैदा होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन होता है और बिजली कम होना शुरू होती है, और यहाँ पर अफसाना खत्म हो जाता है। तो ये हम सब जानते हैं कि इशफाक साहब या उनके जितने भी हम नवा हैं थे, तो उनका एक बुनियादी फलसफा भी यही था, तस्लीम और रजा के हवाले से, और तशकीक मुखालिफ नजरिया उनका था। तो इस एतबार से देखें तो ये अफसाना बहुत अच्छा है। लेकिन फिर वही बात कि जो ऊपर दावा किया गया है साइंस फिक्शन के हवाले से, तो अव्वल तो ये पहली बात जो मैं कर चुका हूँ कि यहाँ वो सवाल भी उठाया गया है इसके अंदर कि किसी मादी जराया या वसाइल के बगैर किस तरीके से एनर्जी पैदा की जा रही है। और फिर ये कि अगर किसी इंसान के जहन में सवाल पैदा हो जाता है तो क्या उससे वो एनर्जी खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल में तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सवाल का पैदा होना ही इंसान के इंसान होने की दलील है। खैर, ये इशफाक साहब का अपना नजरिया था। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो जितने मैंने अफसानों पर बात की है, ये तकरीबन इन सभी अफसानों के अंदर एक ही हमें चीज नजर आती है, रूहानियत नजर आती है, तसव्वुफ नजर आता है। साइंस, कम अज कम वो साइंस जिसको हम जानते हैं, या जो साइंसी फिक्शन हम पढ़ते हैं, या जो साइंसी फिक्शन अब तक लिखा गया है, तो ये उसके साथ मेल नहीं खाता। हाँ, अगर हम इस तनाजुर में इसको देखें रूहानी हवाले से या तसव्वुफ के हवाले से, फिर ये चीजें जस्टिफाई हो सकती हैं, लेकिन साइंसी फिक्शन के हवाले से जस्टिफाई करना मुश्किल है। यहाँ पर वो मुझे इंग्लिश का एक मुहावरा याद आ रहा है कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। तो इशफाक साहब ने भी यही किया कि वही पुरानी शराब एक नई बोतल में पेश करने की कोशिश की है, अच्छे तरीके से कोशिश की है। मैं इस किताब की बुराई नहीं कर रहा, मेरी अपनी पसंदीदा किताबों में से ये एक है, पढ़नी चाहिए ये किताब, लेकिन जो दावा है ये उस दावे पर पूरी नहीं उतरती। चलें अब आप इस किताब को पढ़ें तो देखते हैं कि आप पर वो तिलिस्म काम करता है या नहीं करता।